नमस्कार, मैं हूं नेहा शुक्ला और आप देख रहे हैं जस्ट टीवी। उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई भगदड़ की घटना ने भारत के विकास पथ के गड्ढों की कलई खोल दी है। विकास पथ के गड्ढे देखकर कह सकते हैं कि जमीनी स्तर पर भारत की जनता को कैसी सुविधाएं मिल पा रही हैं। उत्तर प्रदेश में सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार अपनी जनता को किस तरह की सुविधा, सुरक्षा, स्वास्थ्य सेवाएं दे पा रही है। सुरक्षा में चूक हो गई, 121 लोगों की मौत हो गई। अब सत्संग कराने वाला भोले बाबा जो फरार है, उसका नाम एफआईआर में नहीं है। सेवादारों पर भगदड़ में हुई मौतों का कसूर डाला जा रहा है। चलिए, जांच में इसका पता चल जाएगा कि कसूरवार कौन है। लेकिन जब एफआईआर में नामजद ही नहीं हुए तो कटघरे तक कैसे लाया जाएगा? क्या कोई है जो बाबा को बचा रहा है? क्या यूपी पुलिस बचा रही है? क्या दलित वोट बैंक का भय बचा रहा है? ये भय का कैसा माहौल है? स्ट्रेट टॉक पर इसी पर बात। सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आइए शुरू करते हैं आज की स्ट्रेट टॉक। तो कुछ सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि स्ट्रेट टॉक के दर्शकों के सामने रखे जाए ये सवाल, क्योंकि यूपी के हाथरस की इस भगदड़ ने सिर्फ भारत में ही लोगों को नहीं चौंकाया है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी लोग इस हादसे को लेकर सकते में हैं कि कैसे भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो जाती है। प्रशासन कहाँ था? सुरक्षा व्यवस्था कहाँ थी? कुछ और सवाल हैं जो हम चाहते हैं कि दर्शकों के सामने रखे जाएं। ये सवाल है कि क्या यूपी पुलिस सत्संग कराने वाले बाबा को बचा रही है? अब तक की कार्रवाई में कुछ ऐसा ही निकलकर सामने आ रहा है। एफआईआर में भोले बाबा का नाम क्यों नहीं है? ये सवाल जनता पूछ रही है। क्या यूपी पुलिस भीड़ को सुरक्षा दे पाने में नाकाम रही है? क्या धार्मिक आयोजनों में जब भीड़ इकट्ठा होती है तो इसकी सुरक्षा की समीक्षा की जाती है? क्या यह समीक्षा नहीं हुई है? क्या अधिकतर मौतें स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी से हुई हैं? क्योंकि एक ही डॉक्टर कहा जा रहा था कि जहां पर पहुंचे लोग, तो वो सिर्फ और सिर्फ इकलौता डॉक्टर था जो सिर्फ और सिर्फ रेफरल डॉक्यूमेंट्स पर हस्ताक्षर कर पा रहा था। हादसे के बाद योगी सरकार के रवैये पर सवाल उठ रहे हैं। इन सभी सवालों को समझने की कवायद आइए शुरू करते हैं। हमारे साथ जो पैनल जुड़ चुका है, ये उनका स्वागत कर लेते हैं। हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता हैं अश्विनी शाही जी और समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं कीर्ति निधि पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप दोनों ही अतिथियों का। और थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कांग्रेस के प्रवक्ता प्रदीप सिंह को भी जोड़े। लेकिन अश्विनी जी, शुरुआत आपसे ही। आपकी सरकार प्रदेश में भी, केंद्र में भी डबल इंजन की सरकार, भगदड़ में 121 लोगों की मौत हो जाती है। बहुत ही अफसोस होता है कि क्या भारत में अब भी इस तरह के हादसे सामने आ रहे हैं, और आ रहे हैं तो लापरवाह कौन है और तुरंत कार्रवाई भी क्यों नहीं हो पाती? अश्विनी जी। जी देखिए, बहुत ही दुखद हुआ नेहा जी, जो भी हुआ। और जितने भी मृतक हैं उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए आपके कार्यक्रम में मैं आगे बढ़ूंगा। उस मृत परिवार के लोगों को संवेदना है हमारी। ये बड़ा ही दुखद हुआ जो भी हुआ। जांच बहुत तेजी से चल रही है। पुलिस, न्यायिक दोनों जांच चल रही है इसमें जी। जो लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे वो पाताल में भी होंगे। पुलिस उनको खोज के निकालेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस का इकबाल बुलंद है और वो खोजना जानती है अपराधियों को कि किसने अपराध किया है, किसने साजिश किया है, कौन इन्वॉल्व है, वो सबको खोज के निकालेगी जी। हम घटना को जरा जिस तरीके से आपने शुरुआत किया कि क्या है इसमें, कैसे हो जाती है और क्या इसका मॉडस ऑपरेंडी है, आपने बहुत कुछ चीजें कहा। देखिए, सब देखने में ये आ रहा है, प्रथम दृष्टया देखने में जो आया है। और आज आईजी सलाम माथुर जी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत स्पष्ट रूप से बताया 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। उसमें राम रणते यादव है, उपेंद्र यादव है, मयंक सिंह यादव है, मंजू यादव 2 है, मंजू यादव और मुकेश यादव है। ये इतने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। अब रही बात, देखिए होता क्या है कि जब ऐसे आयोजन होते हैं तो उसमें जो आयोजन करता होता है वही जाता है परमिशन लेने, और वो बताता है कि हमारे पास इतनी भीड़ आएगी, उस भीड़ के हिसाब से वहां पर व्यवस्थाएं की जाती है जी। और वो 84,000 का परमिशन लेकर आए लोग, और जो लोगों ने भी लिया परमिशन, उन लोगों 84,000 के हिसाब से व्यवस्थाएं की गई।
जी चाहे वो जिला प्रशासन को करना था, तहसील प्रशासन को करना था, थाने को करना था, सबने वो व्यवस्था वहां पर की। मगर उसके बाद जब बाबा चला जाता है, क्या नाम रहता है उसका, भोले बाबा, राम सकल, जी मैंने कोई राम सकल या कुछ दूसरा नाम है उसका, उसका कोई दूसरा नाम है, वो बाबा है वो, हाँ, तो उसका नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन अभी वो भोले बाबा कहते हैं लोग, लेकिन हम तो उसको नारायण साकार, ना 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 नारायण साकार, उसके अलावा भी उसका नाम है नेहा जी, अभी याद आ जाएगा, मैं बताऊंगा, दिमाग में मेरे वो नाम नहीं आ रहा है, मैं भी बताऊंगा। ठीक है। जब वो बाबा चला जाता है तो जनता उसके पीछे दौड़ती है, उसके चरण रख लेने के लिए, उसी में सेवादारों के रुकने और जो भी है वहां पर। अब मामला यहाँ पर आता है कि ये आयोजन हुआ, बाबा चला गया, उसके बाद वहां पर लोगों ने रोका नहीं रोका, कौन था, क्या था, कैसे हुआ, कैसे लोग एक दूसरे के ऊपर गिरे, जो गिरा वो उठाने जी। लेकिन अब उसके बाद ये दुखद मृत्यु होती है, उसके बाद देखिए किस तरीके से हमारे भाई कीर्ति जी बैठे हुए हैं, इनकी पार्टी के लोग किस तरीके से बचा रहे हैं। हम तो खोज रहे हैं, आपने अभी कहा कि बाबा के खिलाफ एफआईआर नहीं हुआ, मैं पहले उस चीज को बता देता हूँ, फिर राजनीति हम नहीं कर रहे हैं, हम आते हैं उस विषय पर भी। एफआईआर देखिए, एफआईआर क्या होता है, पहले आयोजक जो आयोजन करता है उसको पहले लिया जाता है, और ये आयोजन करता और सेवादार जो आयोजन करता थे वो खोजे जा रहा है, 1 लाख रुपए का इनाम भी है, प्रमुख सेवादार भी है, वो आयोजन करता भी है जी। अब उसके बाद बाकी लोग गिरफ्तार होंगे, जब आवश्यकता पड़ेगी तो बाबा पाताल में भी भागा होगा, उसको खोज लिया जाएगा जी। इससे आप कहीं मत हो कि बाबा का नाम जो एफआईआर में, एफआईआर ये देखिए, ये एफआईआर लास्ट अंतिम नहीं होता है, एफआईआर अभी और होंगी, धाराएं भी बढ़ेंगी, अभी उसमें लोगों के नाम भी बढ़ेंगे जैसे जैसे जांच बढ़ती जाएगी। आप न्यायिक जांच की तो वो नहीं कर सकती है, जो न्यायिक जांच का आदेश दिया माननीय मुख्यमंत्री जी ने, उसके बाद जो एडीजी के उसमें जो जांच हुआ, अब आ जाते हैं जो जयकारा लगाने वाले, नहीं ठीक नहीं है ये। देखिए आज जो है जिस तरीके से विरोधी दल के, न्याय जी मैं चाहूंगा थोड़ा सा समय दीजिएगा, बाद में मुझे मत बोलने दीजिएगा, लेकिन इस पर जो है थोड़ा समय बहुत जरूरी है। वहां पर किस तरीके से नारा लगाते हुए पाए गए थे माननीय अखिलेश यादव जी, कुछ दिन पहले नारा लगा रहे थे बाबा की जय हो, और उन्होंने यहां तक कहा कि आप ही की दया से सूर्योदय हुआ है, पूरा भाषण सुनिएगा उनका जो नारा लगा रहे हैं। तो जब अखिलेश यादव जी जैसे पढ़े लिखे व्यक्ति ये कह रहे हैं कि आपकी दया से सूर्योदय हुआ है, कौन सी राजनीति कर रहे थे वहां? आज पकड़े गए 6 यादव कहां से आए? तीसरी बात, राम गोपाल यादव जी आज बाबा को बचाने की चेष्टा क्यों कर रहे थे? बाबा क्यों गिरफ्तार होगा? अखबार वालों ने पूछा, मीडिया वालों ने पूछा, उन्होंने कहा बाबा क्यों गिरफ्तार होगा भाई? पर बाबा ने क्या किया? ऐसा सुनिए पूरा सुन लीजिए, ऐसे हादसे होते रहते हैं, हुआ वही वाली बात, हुआ तो हुआ, कांग्रेस ने जैसे कहा था जी, हुआ तो हुआ, बरगद और पेड़ हुआ तो हुआ, आखिर ये लोग क्यों बचाने पर तुले हुए? क्या बाबा सफाई में तो नहीं है, मैनपुरी में तो नहीं है, कहीं के शरण में? ये खोजना पड़ेगा, और पुलिस जो है जांच कर रही है, चिंता न करे, कोई भी दल राजनीति न करे, स्पष्ट रूप से जो इसमें होगा उसको पकड़ के जेल के अंदर किया जाए। ठीक है, आपकी पूरी बात सुनी, लेकिन मेरा सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, क्या प्रशासन अपनी जवाबदेही से बचना चाह रहा है? अगर आप अखिलेश यादव का नाम लेते हैं, आप रामगोपाल यादव का नाम लेते हैं, क्या अपनी जो जवाबदेही है सुरक्षा की, भीड़ की सुरक्षा की, भीड़ को जो वहां पर हादसा हो गया उसको स्वास्थ्य सेवाएं देने की, उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं जी? एकदम नहीं। देखिए भ्रम फैलाया जा रहा है नेहा जी, स्वास्थ्य सेवा डॉक्टर नहीं था, जनरेटर में तेल नहीं था, वहां ये नहीं था, ये सारी व्यवस्था, वहां एम्बुलेंस भी खड़ी थी, वहां पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियां भी खड़ी थी, जनरेटर में तेल भी था, ये सिर्फ अफवाह फैलाया जा रहा है, कहीं कोई वो नहीं है। और सारी प्रशासन की जिम्मेदारी तय होती है, मैं आपसे कहीं उसमें छुपा नहीं रहा हूँ, प्रशासन की जिम्मेदारी तय होती है कि जब 84,000 की भीड़ आई, उसके बाद जब भीड़ बढ़नी शुरू हुई तो अपने ऊपर के लोगों को इन लोगों ने खबर क्यों नहीं की? तो वो ऐसा नहीं कि वो बचने वाले हैं, वो लोग भी जिम्मेदार हैं, यही सब जांच में निकल के आएगा, थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक है, अश्विनी जी कह रहे हैं कहीं वो मैनपुरी में तो नहीं है, कहीं वो उन जगहों पर सैफई में तो नहीं है, यहाँ पर
जो हाथरस में हादसा हुआ है, जो भगदड़ हुई है, आखिर इस भगदड़ का जो कसूरवार है, जो मुख्य आरोपी है, जिम्मेदार है, वो कौन है? क्योंकि सब पर ही चारों तरफ से सवाल उठ रहे हैं। जो लोग अपने को खो चुके हैं वो अब बाबा से किसी चमत्कार की भी अपेक्षा अभी भी कर रहे हैं। आखिर इसका कसूरवार कौन है? और भारत एक ऐसा देश जहां पर बाबाओं का राजनीति में बहुत ज्यादा महत्व होता है, बहुत ज्यादा प्रभाव होता है। इसीलिए जब इस तरह के हादसे हो जाते हैं तो ये भी देखा जाता है कि कोई ना कोई पक्ष उनको बचाता हुआ नजर आता है, कोई ना कोई पक्ष जो है इनके खिलाफ कार्रवाई में देरी या फिर हिचकता हुआ भी दिखता है। हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उनसे समझ लेते हैं कि अखिलेश यादव, जो बात अश्विनी जी ने कही है, क्या इस तरह की स्टेटमेंट किसी नेता को शोभनीय है? कीर्ति निधि जी। देखिए, हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और जिस तरीके से 121 लोगों की मौत हुई, तमाम लोग घायल हुए। जो लोग सरकार में होते हैं उनको सब अच्छा ही दिखता है, लेकिन जिनके घरों में मौत हुई, जिनके घर के लोग घायल हैं, अगर उनसे आप पूछिए तो उनका बयान है कि डॉक्टर्स नहीं मिले, दवा नहीं मिल पाई, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया और इस वजह से तमाम लोगों की जानें चली गई। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण है कि जिला प्रशासन हाथरस और पुलिस प्रशासन हाथरस दोनों ने मुकदमा कायम किया आयोजनकर्ताओं के खिलाफ। मैं आपसे जानना चाहता हूं, किसी भी आयोजन के लिए आयोजनकर्ता कोई न कोई होगा, वो अनुमति लेगा। शाही जी ने स्वीकार किया है कि 84,000 लोगों की अनुमति जिला प्रशासन ने दिया जी। 84,000 लोगों के आने की अनुमति देने के बाद जिला प्रशासन ने 40 सिपाही का इंतजाम किया था, 40 सिपाही, जिसमें एक सिपाही की भी जान हार्ट अटैक से शायद चली गई जी। अब सवाल यह है कि अगर कोई भी किसी वीआईपी का कार्यक्रम होता है तो सरकार कई सीओ, डीएसपी, एसपी, एसएसपी, कई थानों के थानेदार लगाए जाते हैं उस कार्यक्रम में। सवाल यह है कि जिला प्रशासन ने अगर अनुमति दिया तो सुरक्षा के इंतजाम क्या किए? जिला प्रशासन ने अगर अनुमति दिया तो मौके पर उस स्थल को देखा कि नहीं देखा कि एंट्रेंस किधर से है, एग्जिट किधर से होंगे, 84,000 लोग एक गेट से आ पाएंगे कि नहीं आ पाएंगे, एक गेट निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे, ये अनुमति देने वालों की जिम्मेदारी है। और आयोजनकर्ता जितनी जिम्मेदार, उससे कम जिम्मेदार आयोजन की अनुमति देने वाले भी नहीं है। आयोजन की अनुमति देने वालों को मुख्यमंत्री ने क्लीन चिट दे दिया, कहा साजिश है। जो बात बाबा कह रहे हैं, जिसके कार्यक्रम में भगदड़ हुआ कि साजिश हुई हमारे कार्यक्रम में, वही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी कह रहे हैं कि साजिश है इस कार्यक्रम में। सवाल यह है कि 121 लोगों की जानें चली गई, जिम्मेदार को। और दूसरी बात कह रहे थे कि अखिलेश यादव जी उनके कार्यक्रम में 2023 में गए थे जी। और ये भगदड़ 2024 में हुआ। अब ये राजनीतिक स्टैंड इसको लेना चाहते हैं तो मैं इनको याद दिला देता हूं कि आसाराम बापू, बाप बेटे दोनों बलात्कार के केस में जेल में हैं और उनके साथ वर्तमान के प्रधानमंत्री और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कई तस्वीरें, वीडियो वायरल हैं। क्या क्या कह रहे हैं नरेंद्र मोदी जी आसाराम जी के बारे में। और दूसरा, हरियाणा की सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राम रहीम के साथ और हर चुनाव में सरकार के रिकमेंडेशन पर वो राम रहीम जो बलात्कार के केस में जेल काट रहा है, उसको, जिसको सीबीआई ने भेजा जेल, उसको सरकार रिकमेंड करके हर चुनाव में पेरोल दे रही है। ये चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का। और मैं हाथरस के घटना पे कम से कम 20 डिबेट किया हूं, लेकिन किसी डिबेट में मैं राजनीति नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं जो लोग पीड़ित है, जिनके घर मौतें हुई हैं, उनके परिवार को न्याय मिले। जो लोग घायल हैं उनको समुचित इलाज मिले। सरकार जिनके घर मृत्यु हुई उनके परिवार के किसी व्यक्ति को नौकरी दे, 2 लाख नहीं कम से कम 20 लाख रुपया आर्थिक सहायता दे, 5-5 लाख रुपया घायलों को दे। लेकिन सरकार 2 लाख रुपए, किसी मृतक की जान की कीमत 2 लाख लगा रही है सरकार।
जी। ये सरकार क्या अपने पास से पैसा देगी? लेकिन ये कीर्ति हमारे नीति टैक्स जी, का पैसा है। ठीक है। हमारे भाई बहनों के घर में जो आपदा आई है उसमें भी नहीं सरकार दे पा रही है, हमारे कीर्ति पैसे को नीति नहीं जी, दे पा मेरा रही। सवाल ये था कि अंधविश्वास क्यों फैलाते हैं नेता? अखिलेश यादव का जो देखिए, स्टेटमेंट, अंधविश्वास क्यों फैलाते हैं कि इतनी बड़ी तादाद में भीड़ इकट्ठा होता है? ज्यादातर मैं- महिलाएं मौत का शिकार हुई नेहा है, जी, ज्यादातर महिलाओं ने नेहा दम जी। तोड़ा है। जी सुनिए नेहा जी, इस तरीके का कार्यक्रमों के लिए सरकार को एक गाइडलाइन बनाना चाहिए। इस तरीके के आयोजनों में कि क्या गाइडलाइन है और किस गाइडलाइन के तहत कार्यक्रम होंगे, जी। कितने लोग आ सकते हैं कि उससे ज्यादा लोग नहीं आ सकते, इस तरीके की गाइडलाइन बनानी चाहिए। शायद महाराष्ट्र सरकार के पास ऐसी व्यवस्था है, कोई कानून है इसके लिए कि ढोंग और पाखंड करने वालों के खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई हो। शायद वो कानून उत्तर प्रदेश के अंदर नहीं है। जी। मैं तो कहूंगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी इस तरीके के कानून बने, जो इस तरीके के बाबा लोग हैं जो समाज में अंधविश्वास और पाखंड फैला रहे हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो। शाही जी ने तो बहुत जल्दी कह दिया कि अखिलेश यादव जी भ्रम पैदा कर रहे थे, जी, लेकिन क्या मैं मान लूं कि नरेंद्र मोदी जी आसाराम जी को प्रेरित कर रहे थे बलात्कार करने के लिए? ठीक है, अश्विनी जी से समझ लेते हैं, अश्विनी जी से समझ लेते हैं। इस तरीके के कार्यक्रमों में पॉलिटिकल लोग जाते हैं। जी, लेकिन क्यों मैं जाते जवाब दे देता हैं? हूं। राजनीतिक संरक्षण जवाब खुद दे देता हूं। बड़े बड़े नेताओं, बड़े बड़े चेहरों की तरफ से मिलेगा, तो फिर ऐसे कहीं ना कहीं हम हादसों को आमंत्रित कर रहे हैं, उनको न्योता दे रहे हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं जो हैं, इतनी गरीब परिवारों से ये महिलाएं उठ के गई थी सत्संग में कि वो कुछ चमत्कार की उम्मीद कर रहे थे, अपने जीवन में जो कठिनाई है, जो चुनौतियां हैं, उनके समाधान की उम्मीद कर रहे थे। अश्विनी जी। जी जी, देखिए अपने देश में वो एक्ट 1954 से मौजूद है, इसके बारे में कह रहे हैं, महाराष्ट्र में नहीं है, सिर्फ पूरे देश में वो मौजूद है। लेकिन बाबाओं के फेर में क्यों जाते हैं लोग? अभी तो कीर्ति निधि जी ने कह दिया, चलिए अच्छी बात है। आसाराम कितने दिन से जेल में बंद है, लगभग 7-8 साल तो उससे ऊपर हो गया होगा जी। राम रहीम भी 5-6 साल से बंद है। और अगर माननीय प्रधानमंत्री जी उन दोनों के कार्यक्रम में गए, चाहे आसाराम के कार्यक्रम में गए और यहाँ हरियाणा के नेता गए, और ये लोग बलात्कारी हो गए, तो आपको शिक्षा लेनी चाहिए ना कि भाई ये भ्रम फैलाते थे, हम किसी बाबा में न जाएं। आप तो 2023 में गए हैं, इसका मतलब कि आपका मोटिव ठीक नहीं है। उन लोगों ने, आप तो बड़े आसानी से कह दिया आपने, तो वो 8 साल पहले वो घटना हो चुकी थी। अश्विनी जी, हरियाणा में बार बार बीजेपी के मंत्री मत्था टेकने जाते हैं उनके आश्रम में, ये बार उत्तर प्रदेश में जाते हैं। तो शिक्षा लेनी चाहिए ना जी। नेहा जी, अखिलेश यादव जी को शिक्षा लेनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में भी जाते हैं, बागपत में भी जाते हैं। अश्विनी जी बागपत में जाते हैं जी, लगातार जाते रहे आपके सरकार के मंत्री हरियाणा में। नेहा जी जी, ठीक है, कीर्ति नीति जी के बीच में मैं नहीं बोला, अश्विनी जी को बोले दीजिए। जी जी जी, हमारे नेता जाते हैं, मैं वही तो कह रहा हूं, हमारे नेता जाते हैं, तो अगर वो बलात्कारी निकल गए सब, जितने साधु बाबा लोग थे, पाखंडी बाबा लोग थे, तो इनको नहीं जाना चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। इधर ये भी निकल गया तो क्या होगा, जबकि वो जानते हुए कि ये जेल में गया था, 23 साल पहले ये जेल जा चुका है, आखिर अखिलेश यादव क्यों गए? दूसरा, इस पाखंडी बाबा के बचाव में राम गोपाल यादव जी ने ये बयान क्यों दिया? ठीक है, कि वो उसको क्यों पकड़ा जाएगा? उसको नहीं पकड़ना चाहिए, क्यों बचा रहे राम गोपाल यादव जी? तीसरी बात, हमको कह लेने दीजिए, थोड़ा सा जवाब देता हूं। कि अभी इन्होंने कहा सरकारी कार्यक्रम होता है तो सरकारी कार्यक्रम में सीओ लग जाता है, वो लग जाता है। ये सरकारी कार्यक्रम होता है ना, ये प्राइवेट कार्यक्रम आपने कभी कराया होगा। एक तो पहले देखता हूं कि भाई आखिर में समाजवादी पार्टी से समर्थित जो होते हैं कार्यक्रम, अभी फूलपुर में देखिए किस तरीके से वहां भी लोग मर गए होते तो क्या होता, वो तो बच गए लोग। जिस तरीके से कांग्रेस और सपा में बवाल हुआ, वहां दो सभाओं में हुआ, भीड़ जुटा के लोग नहीं, वो तो थोड़ा सा ईश्वर की कृपा थी। यहाँ प्राइवेट कार्यक्रमों में सरकार के पास लोग जाते हैं, सरकार के पास जो सुविधा उपलब्ध होती है वो देते हैं, बाकी सारी चीजें पेड होती हैं। सरकार के कहीं भी जाते हैं, सरकारी कार्यक्रमों में पेड नहीं होती हैं, वो सरकारी व्यवस्थाएं होती हैं, वो सरकार से जाता है। और प्राइवेट कार्यक्रमों में वो लोग पैसा पेमेंट करते हैं, वो लोग जो मांगते हैं सरकार देती है, बाकी अपनी एक सुरक्षा करती है। रही बात गेट की और निकलने की, वहां गेट और वो नहीं था, 60 बीघे में वो बनाया गया था, चारों तरफ से जगह खुले जगह में था, कोई गेट नहीं था कि किसी हॉल में कार्यक्रम हो रहा है, वो कहीं से भी लोग निकल सकते थे। लेकिन वो बाबा की अंधभक्ति में लोग थे तो चरण रज लेने जा रहे थे। तीसरी बात और कहना चाहता हूं कि सूरजपाल जो है ये कहीं भी होगा, ये
ठीक है। वो कहीं भी होगा और कोई बचाएगा, और कहीं भी वो बच नहीं पाएगा। अभी जांच जारी है, जांच जारी है उसका जी जी जी, थोड़ा सा जांच जारी है, धैर्य लेकिन रखना पड़ेगा, सवाल, क्योंकि बचाने वाले समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। लेकिन साजिश की बात तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कर रहे हैं। जो बात, जो भाषा का इस्तेमाल जो बाबा भोले कर रहे हैं जी। ना तो नेहा शुक्ला जी जज हैं या उस कमेटी में शामिल है, ना सोनी शाही, ना कीर्ति निधि पांडे, ना हमारे कांग्रेस के जो मित्र बैठे हुए हैं जी। हम लोग यहाँ पर टीवी पर बोलने से नहीं होता है। उस कमेटी में जो शामिल होगा वो जांच कमेटी है, न्यायिक कमेटी, और वो तो साजिश है या हादसा है ये तो कमेटी रिपोर्ट देगी जी। तो हम साजिश की मुंह क्यों न देखें। ठीक है, ठीक है, 121 लोग यही बात तो वो भोले बाबा भी कह रहे हैं अपने वकील के जरिए। खुद तो फरार है, लेकिन वकील के जरिए यही बात कर रहे हैं। कीर्ति जी, आप अपनी बात रखिए। देखिए, सबसे पहले तो न्याय ये है कि हमको 9 बजे दूसरे डिबेट में बैठना जी। दूसरी बात, शाही जी हमारे मित्र हैं और शाही जी भूल जाते हैं कि एक उंगली किसी को उठाते हैं तो 3 उंगली इनके तरफ उठती है जी। ये ज्ञान दे रहे हैं अखिलेश यादव जी को। कभी अपनी सरकार के मंत्रियों को हरियाणा में ज्ञान नहीं दे पाए कि इनकी सरकार के रिकमेंडेशन पे राम रहीम का पेरोल हर चुनाव से पहले मिलता है, 3 महीने 4 महीने, और उनके आशीर्वाद से लोग सत्ता बनाने के लिए प्रयासरत रहते हैं। राम रहीम के आशीर्वाद से, चाहे खट्टर साहब रहे हो, चाहे सैनी साहब हो, चाहे इनके ब्रिज जी हो, खेल मंत्री रहे, और तमाम मिनिस्टर्स इनके लगातार मत्था टेकते रहे राम रहीम के दरबार में। सवाल ये नहीं है कौन सा नेता किस संत के पास गया जी। सवाल उससे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि साई जी ने कहा कि सरकारी कार्यक्रम प्राइवेट कार्यक्रम, बड़े पॉलिटिकल्स के कार्यक्रम हो, बड़े संतों के भी कार्यक्रम है, कुछ नामी संत हैं इस देश में जी। उनके भी कार्यक्रम होते हैं तो सुरक्षा के बड़े तगड़े इंतजाम किए जाते हैं। मैं कह रहा हूं 84,000 लोगों का परमिशन दिया गया अगर तो कम से कम सुरक्षा के इंतजाम होने चाहिए। और साई जी कह रहे हैं कि गेट नहीं था, प्रवेश करने के लिए गेट था और निकलने के लिए भी गेट था, चारों तरफ से कवर था, टेंट जो लगे थे, और पुलिस के लोग अगर वहां 84,000 की वजह में 2 लाख 2.5 लाख लोग एकत्रित होने लगे तो कम से कम पुलिस के लोगों को, बड़े अधिकारियों को इन्फॉर्म करना चाहिए था। अभी देखिए, पॉलिटिकल कार्यक्रम छोटा सा होता, सरकार का इशारा होता, जिलाधिकारी एडीएम तत्काल हम लोगों की परमिशन को निरस्त कर देते हैं। हम लोग सभा नहीं कर सकते, पदयात्रा नहीं कर सकते, साइकिल यात्रा नहीं कर सकते, आंदोलन नहीं कर सकते। तो कौन सी मजबूरी है जिला प्रशासन हाथरस की कि 84,000 की जगह 2.5 लाख लोग एकत्रित हो गए, उनकी अनुमति भी नहीं कैंसिल हो पाई, सुरक्षा भी नहीं बढ़ा पाए, एम्बुलेंस का भी वहां प्रॉपर इंतजाम नहीं हो पाया, फायर ब्रिगेड का इंतजाम नहीं कर पाए। इस तरीके से कहीं न कहीं जिला प्रशासन की बड़ी लापरवाही है और जिला प्रशासन की चूक है। हम तो कहेंगे राज्य सरकार एक नियमावली बनाए इस तरीके के आयोजनों में भविष्य में कभी दोबारा इस तरीके की घटना न घटित हो, जिससे लोगों की जान माल की सुरक्षा हो सके और अंधविश्वास से भी लोग दूर रहे। इस तरीके के भी प्रचार प्रसार की जिम्मेदारी सरकार करे और हम लोग भी इसमें शामिल है जिससे इस तरीके के आयोजन जो पाखंडी बाबा देश के अंदर है लोग, तमाम लोग, उनके कार्यक्रम का आयोजन न हो सके। लेकिन कीर्ति जी, एक सवाल और मैं आपसे समझना चाहूंगी, आपकी पार्टी के मुखिया ही अंधविश्वास फैलाते हुए दिख रहे हैं। क्या हम ये उम्मीद करेंगे कि आगे से इस तरह की किसी भी सभा में अखिलेश यादव नहीं होंगे? क्या हम उम्मीद लगाएं? मैंने कहा कि राम रहीम जी अगर बलात्कार में जेल चले गए, सीबीआई ने जेल भेजा, तो क्या खट्टर साहब ने कहा होगा क्या ये काम करिए? अगर मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री रहते, आसाराम जी के साथ थे, और कितनी बेटियों के साथ दुष्कर्म हुआ, तमाम आरोप प्रत्यारोप के बाद बाप बेटे की आसाराम की गिरफ्तारी हुई, क्या मोदी जी उसके लिए प्रेरित करते रहे क्या? ये सब बेकार की बातें हैं, पॉलिटिकल लोगों पे आरोप प्रत्यारोप। मैं कह रहा हूं इस तरीके के आयोजनों की एक गाइडलाइन हो और गाइडलाइन के हिसाब से परमिशन हो, अगर उस गाइडलाइन का पालन न हो तो परमिशन निरस्त हो। ठीक है, इस तरीके के आयोजन हो। लेकिन आप साजिश की बात से इनकार क्यों कर रहे हो? इसकी पुनरावृत्ति न हो, आप इसका ध्यान उत्तर प्रदेश की सरकार को रखना पड़ेगा। आप इतने श्योर क्यों हैं? आपको इतना क्यों बिल्कुल आपने ये तय किया हुआ है कि इसमें साजिश नहीं हो सकती, ये हादसा है? बिल्कुल, इसमें देखिए इसमें ऐसा है कि बाबा जो प्रवचन करते थे,
ऐसा लोगों की मान्यता उनके साथ जुड़ गई थी कि उनका चरण रज ले जाने से सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये जो अंधविश्वास था लोगों का, जी बाबा जिस तरफ से निकले और गाड़ी का काफिला उनका चला गया, उनका चरण रज लेने के लिए जो ये भीड़ आगे बढ़ी, भीड़ काफी थी, जी तो इसलिए इसमें कोई ऐसा आयोजन करता क्या चाहता है कोई मर जाए, उसके खिलाफ मुकदमा हो जाए। कोई इस तरीके से कार्यक्रमों में साजिश नहीं करता। ये दुखद दुर्घटना ही कही जा सकती है, ये साजिश इसमें नहीं है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं साजिश है, और जो बाबा प्रवचन कर रहे थे जिसके आप भगदड़ मची वो भी कर रहे हैं साजिश है। दोनों बाबा लोगों की बोली एक जैसी है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जी एक सवाल और कीर्ति दीदी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्वास्थ्य जी एक सवाल अखिलेश यादव कह रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवाएं नहीं थी, अश्विनी जी कुछ और ही दावा कर रहे हैं। आपके पास क्या तथ्य हैं जिससे कि आप ये दावा करें कि स्वास्थ्य सेवाओं की कमी की वजह से अधिकतर मौतें हुई है? जी नेहा जी अभी हमारा मोबाइल खाली होगा डिबेट करके जी, तो मैं आपको 5-6 वीडियो ऐसे भेज रहा हूं जिसमें वो पीड़ित परिवार के लोग, जो लोग हादसे के वक्त वहां थे जी उस कथा में शामिल थे, उनके बयानात है। वो लोग कह रहे हैं कि ऑक्सीजन नहीं मिल पाया, दवा नहीं मिल पाया, डॉक्टर नहीं थे, बेड रेस्ट है। मैं नहीं कह रहा हूं, मैं हाथरस में नहीं था जी, जो इस घटना के वक्त वहां मौजूद थे, उनके बयानात, मैं उनके बयानात के आधार पर कर रहा हूं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि अगर दवा मिल गया होता, ऑक्सीजन मिल गया होता तो कुछ लोगों को बचाया जा सकता था। मैं नहीं कह रहे, वो कह रहे हैं। जी ठीक है जी, बयान तो राहुल गांधी ने भी बहुत बहुत अग्निवीर पर धन्यवाद चलाया देना था, झूठ चाहूंगी फैलाया था। जी। अश्विनी जी समय की कमी की वजह से कीर्ति दीदी जी चले गए, लेकिन एक सवाल तो प्रशासन पर ये उठ रहे हैं कि 2 घंटे के बाद वहां पर जो है प्रशासन पहुंचा और फिर जो है बचाव और राहत कार्य शुरू हो पाया। ये वहां के स्थानीय लोगों की स्टेटमेंट इस तरह के मुझे लगता है कि कई वीडियोज जो हैं सोशल मीडिया पर उपलब्ध हैं। अश्विनी जी जी सोशल मीडिया पर ही मैंने देखा। मैंने जो कहा ना कि अग्निवीर पर एक बुजुर्ग जो है अजय सिंह जो शहीद हुए थे, वहां चरणजीत सिंह उनके पिता जी जो जारी किया गया था, अजय सिंह के पिता का जो जारी किया गया था वो भी सोशल मीडिया पर है। राहुल गांधी ने अपने बगल में रख के दिखाया, शंकर जी की फोटो लेकर बैठे हैं, उनको कहा कि नहीं उनके घर चले गए। वो बेचारे कह दिए कि भाई हाँ आए थे लोग हमारे यहाँ, कोई सुमित नाम का आदमी गया था, उसको वीडियो बना के दिया उन्होंने। और उसके बाद आज पूरे सोशल मीडिया में देखिए कि किस तरीके से थू हो रही है कि उसको 98 लाख रुपए उस परिवार को मिल चुका है और अभी 67 लाख रुपए बाकी है मिलना। तो ये तो वीडियो बनाकर विरोधी तक फैलाएंगे ही फैलाएंगे। और दूसरी बात जो आपका प्रमुख सवाल था कि प्रशासन, अब प्रशासन से उनका क्या मतलब होता है? प्रशासन का मतलब सिर्फ डीएम होता है, एसडीएम होता है, मुख्यमंत्री होता है, कौन होता है? प्रशासन की लोग वहां थे, जो पुलिस की व्यवस्था थी वहां वो प्रशासन ही होता है, जो एम्बुलेंस वहां थी वो प्रशासन होता है, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां थी वो प्रशासन होता है। हो सकता है कि मैं कह रहा हूं कि 2 एम्बुलेंस खड़ी हो, 1 एम्बुलेंस खड़ी हो, एहतियात के तौर पर खड़ी की जाती है कि भाई हादसे नहीं होते हैं। अस्पतालों में अचानक 150 लोगों को लेकर जाइए तो अचानक में अगर रेलवे प्लेटफॉर्म पर भी आप जाते हैं तो बहुत ज्यादा भीड़ हो जाती है, तो कुछ अव्यवस्था हो जाती है। हो सकता है वो हुआ हो, लेकिन ये जो ये फैलाना कि नहीं जनरेटर में तेल नहीं था, ये नहीं था, ये तो इन लोगों के द्वारा किया गया कांड है, ये हम कहेंगे। और उसी साजिशों की जांच हो रही है नेहा जी। और मैं बड़े स्पष्टता से पूछना चाहता हूं, संवेदना कीर्ति जी नहीं है, लेकिन जो संवेदना ये दिखा रहे हैं, कोई विरोधी दल का नेता बताइए गया? परसों माननीय प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी ने मंत्रियों का एक समूह भेजा, मुख्य सचिव गए, डीजीपी गए, माननीय मुख्यमंत्री जी चले गए, उसके बाद उप मुख्यमंत्री भी गए वहां, जो स्वास्थ्य मंत्री है, इतने लोग गए और उसके बाद भी आज तक ये लोग टेलीविजन पर संवेदना व्यक्त कर रहे हैं। 121 लोगों की मौत हुई है, ये एक आध आदमी की मौत नहीं हुई है। कौन ऐसा संवेदनशील नेता है विरोधी दल का, जरा बता दीजिए, जो वहां का दौरा किया हो। इतने दिन हो गए, सवाल तो सब उठा रहे हैं, सवाल सारे लोग उठा रहे हैं, लेकिन ये संवेदना की बात होती है कि शासन, प्रशासन, सरकार संवेदनशील है और वहां के लोगों के लिए तत्पर है। यही जांच हम कर रहे हैं, साजिश है या क्या है? ठीक है, साजिश का आप राहत और बचाव कार्यों के लिए जो सवाल उठे उसके लिए आप साजिश शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं अश्विनी जी, अगर मैं सही समझ पाई हूँ आपकी बात को। एक छोटे से दुर्घटना, इस दुर्घटना में साजिश है
उसके बाद जो ये भ्रम फैलाया जा रहा है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी ने अग्निवीर का फैलाया, उस तरीके से इन लोगों ने पेट्रोल डीजल का भ्रम फैलाया, अस्पताल का भ्रम फैलाया है, ये भी साजिश में गिना जाएगा। सबकी जांच हो रही है। ठीक है, एक सवाल और है कि ये भी कहा जा रहा है क्योंकि दलित वोट बैंक इस पूरे के पूरे मामले से जुड़ा हुआ है, इसीलिए राजनीतिक जो इच्छा शक्ति है, चाहे वो सत्ता पक्ष हो चाहे वो विपक्ष हो, कहीं ना कहीं वो आड़े आ रही है कि भोले बाबा, जिनका नाम नारायण साकार और कुछ एक और नाम है जो कि वास्तव में उनका नाम है, वो पहले पुलिस सेवा में थे, बाद में उन्होंने जो है इस तरीके से अपना जो भोले बाबा का नाम धारण कर लिया और फिर वो सत्संग देने लगे। सत्संग इतना मशहूर हो गया, इतना लोकप्रिय हो गया कि बड़ी तादाद में महिलाएं जो है श्रद्धालु जुड़ती चली गई और अब एक हादसे के रूप में, भयंकर हादसे के रूप में ये घटना सामने आई है। सवाल दलित वोट बैंक का भी उठाया जा रहा है। क्या दलित वोट बैंक ही है जिसको अपने साथ जोड़े रखने की एक कवायद में सत्ता पक्ष बाबा के नाम को FIR में नहीं जोड़ पा रही है, ना ही विपक्ष जो है इस वोट बैंक को, क्योंकि साजिश की बात कही जा रही है। और अखिलेश यादव का जो वीडियो यहाँ पर चलाया गया, आपने राम गोपाल यादव का भी नाम लिया, कहीं ना कहीं एक राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी देखने को मिल रही है उत्तर प्रदेश में। कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी नहीं है और इतनी थोड़ी सी हड़बड़ी मैं तो कहूंगा, आपसे निवेदन करूंगा कि आपके माध्यम से कि मीडिया को भी नहीं करनी चाहिए, न विपक्षी दलों को करनी चाहिए। जांच एजेंसियों को काम करने देना चाहिए, न्यायिक समिति की रिपोर्ट का इंतजार करिए, प्रशासन अपना काम कर रहा है। और रही बात दलित वोट बैंक की, जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी वोट बैंक के लिए कभी राजनीति नहीं की। हमने 370 लगाया, हमने कभी वोट बैंक की कभी परवाह नहीं की। मुस्लिम वोट लोग कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिलता है, लेकिन हमने मुस्लिम माताओं बहनों के लिए 3 तलाक का कानून हमने लागू किया, वो कुरीति थी, उसको मिटाना था। हम वोट बैंक की परवाह नहीं करते हैं। सीए हम लेकर आए, हम लोगों ने जो बाहर से कितने लोग आए हैं उनके लिए हम ये, वो ठीक है भ्रम फैलाया गया, वो दूसरी बात है, लेकिन जो अफगानिस्तान से जैन सिख पारसी जो आ रहे हैं उनको हम नागरिकता दे भी रहे हैं। कितना बड़ा वोट बैंक है हमने। लेकिन आपने मुस्लिमों को धर्म के आधार पर ये नागरिकता बांट रहे हैं, ये तथ्य तो है कि आखिर मुस्लिमों को क्यों नहीं जोड़ा? कहाँ नागरिकता बांट रहे हैं, कितने लोगों को बांट रहे हैं? मुस्लिम, हमने अल्पसंख्यक की बात की कि जो मुस्लिम वहां अल्पसंख्यक वहां सताए जा रहे हैं, जरा बता दीजिए। वहां पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में मुस्लिम सताए जा रहे हैं, तो आप बता दीजिए हमको। ये तो सिख सताए जा रहे हैं, जैनी सताए जा रहे हैं, पारसी सताए जा रहे हैं, उनको हम नागरिकता दे रहे हैं और वो मुट्ठी भर लोग हैं। वो भ्रम फैलाना था मुस्लिमों को और जो भी जिसको साथ देना था उसने दिया, वो खैर दूसरी बात है, वो दूसरा मुद्दा हो जाएगा। मगर हम लोग कभी भी इच्छा शक्ति में पीछे नहीं हटे और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय प्रधानमंत्री जी चलते हैं। भारतीय जनता पार्टी हमेशा आगे उसी बढ़ेगी। 121 लोगों के मृत्यु का सवाल है, कोई राजनीति इस पर वोट बैंक की हम नहीं करेंगे। हाँ, वोट बैंक की राजनीति कर रहे हैं, क्यों नहीं? यहाँ पर सपा के प्रवक्ता बैठे थे, बोले एक बार भी राम गोपाल यादव जी के उस पर बोले हैं जो उन्होंने बयान दिया, क्यों बचाव कर रहे हैं? वो एक शब्द, एक लफ्ज, एक हर्फ उन्होंने कहा हो तो बता दीजिए। चलिए, वो यहाँ नहीं है इस वक्त, जी नहीं है तो मुझे ये हमारे आपके माध्यम से ये बहुत लोग देखेंगे, प्रोग्राम देख रहे होंगे, प्रतिष्ठित चैनल है, उनको अपेक्षा होनी चाहिए, वो लोग खोजेंगे कीर्ति निधि पांडे जो सपा के प्रवक्ता थे यहाँ, क्यों नहीं कहा उन्होंने? राम गोपाल जी ने क्यों कहा कि ये क्यों गिरफ्तार किया जाए बाबा को? बचा तो वो रहे हैं और आप करेंगे, हम लोग बचा रहे हैं। नहीं, FIR में नाम दर्ज नहीं है तो इसके लिए जवाबदेह विपक्ष कैसे हो गया? जो है उचित नहीं है। अश्विनी जी, FIR में नाम दर्ज करना तो पुलिस की जिम्मेदारी है, जवाबदेही विपक्ष की कैसे हो सकती है? मैं आप देखिए, वही मैं कह रहा हूं कि मीडिया का ये भी चरित्र उचित नहीं है कि उनका बयान न दिखाकर और सरकार से, चलिए सरकार से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन उंगली उठाना, मैंने पहले भी जवाब दिया और फिर से बड़ी गंभीरता से और जिम्मेदारी से जवाब दे रहा हूं जी। जो FIR है वो FIR अंतिम नहीं है। जांच जैसे जैसे आगे बढ़ेगी उसमें जो भी होगा, ये सूरजपाल या उसका बाप जी, उसका भी नाम उसमें आएगा। जो दोषी होगा, प्रशासन का कोई होगा, उनकी अगर वो होगी वो भी आएगा, ये सब चीज आएगा। FIR में नाम बढ़ता है, विवेचना होती है, उसकी विवेचना के बाद उसमें धाराएं भी बढ़ाई जाती हैं, उसमें FIR में नाम भी बढ़ाए जाते हैं। तो इतनी अकुलाहट नहीं होनी चाहिए। मैं आपको भी निवेदन करूंगा कि इस तरीके से जो है अचानक सवाल पूछना आपका काम है, सत्ता से ही पूछेंगी, मगर इस तरीके से सवाल नहीं, तटस्थ होकर सवाल पूछिए
हम जवाब देने के लिए सरकार एकदम आगे है, लेकिन सरकार को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश चाहे विपक्ष करेगा या मीडिया करेगा तो सरकार उसका करारा जवाब देगी। चलिए एक आखिरी सवाल मैं जरूर समझना चाहूंगी, सरकार से ही जो है जनता को उम्मीदें रहती हैं, मीडिया को भी जो भी चुनौतियां हैं या फिर जो भी नाकामयाबियां होती हैं, ऐसा नहीं है कि कोई भी सरकार जो है 100% कोई काम करके परफॉर्मेंस जो कार्ड होता है उसमें 100% परफॉर्मेंस कर रही है, कोई ना कोई जो गलती होती है, गड़बड़ी होती है, उसको उठाने का काम जो है हम पत्रकारों का है। एक सवाल मेरा इसलिए इस भूमिका के तहत ये है कि अब उत्तर प्रदेश में इस हाथरस की घटना के बाद क्या इस तरह के भीड़ को अब गंभीरता से लिया जाएगा? सुरक्षा के जो भी पैमाने हैं या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं के जो भी पैमाने हैं, क्या ये सरकार सुनिश्चित कराएगी? देखिए, मैं आप लोग चौथे स्तंभ हैं और आप जनता की आवाज उठाते हैं जी। सत्ता को कभी भी नहीं कोई दिक्कत है कि मीडिया सवाल उठाए, मगर मीडिया तटस्थ होकर सवाल उठाए तो सत्ता कभी भी उसका अपोज नहीं करेगी जी। आपने भी रामगोपाल यादव जी के बयान को एक बार भी अपने मुंह से नहीं कहा कि उन्होंने गलत बयान दिया था या कीर्ति निधि से मैंने वो बयान सुना नहीं, इसलिए मैं उस बयान पर नहीं जा रही हूँ। मैं अगर बयान सुनती तो मैं बिल्कुल जी नहीं, आप सुन लीजिएगा, वो पूरा हर जगह एकदम सोशल मीडिया से लेके हर जगह है वो जी। और फिर वो सोशल मीडिया पे अश्विनी जी आपने कहा सोशल मीडिया पे बहुत फर्जीवाड़ा चल रहा है, कैसे राष्ट्रीय चैनल पर है। मैं कहना चाहूँ, आप मेरी पूरी बात आप लोग सुनते नहीं है। ये एक आजकल जो है थोड़ा सा मीडिया का एक हो गया है कि बोलने न दिया जाए। मैं अगला राष्ट्रीय मीडिया पर उन्होंने बयान दिया है, सोशल मीडिया पर उपलब्ध है, वो राष्ट्रीय मीडिया पर बयान दिया गया है जी। मैं वही बात कहना चाहता हूँ। दूसरी बात, आपने कहा स्वास्थ्य सुविधाएं सरकार बहुत बेहतर कर रही है। कहीं ऐसा नहीं है कि स्वास्थ्य सुविधाएं हमारी लचर है। हम लोगों ने जितना मेडिकल कॉलेज बना दिया उतना कभी पिछली सरकारों ने सोचा भी नहीं था। हमारे यहाँ जितने डॉक्टर्स की सीट बढ़ गई, अब डॉक्टर्स भी हर जगह जाने लगे हैं। ये उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमने नर्सिंग स्टाफ की कमी की है, उसके पीछे हमने पैरामेडिकल कॉलेज भी खोले हैं जो नर्सिंग स्टाफ और सपोर्टिंग स्टाफ भी चलेगा। तो हमारे यहाँ ये सब चीजें नहीं है। और रही बात, ये दुर्घटना जो हुई है ये दुखद है और दुर्घटनाओं से ही सीख ली जाती है, सीखते हैं जी। और आपने कहा कि सरकार 100% नहीं होती, और कोई भी नहीं होता है। सरकार हमारे में भी कमियां हैं और होती है कमियां, हम स्वीकार करने में एक मिनट नहीं लगाएंगे। मैंने पहले भी कहा और अभी भी कह रहा हूं कि अगर प्रशासन में भी कोई कमी होगी, किसने रिपोर्ट नहीं की, क्यों वहां पर अव्यवस्था फैली, सबकी जांच हो रही है। जो आएगा उनको लपेटा जाएगा, छूटेगा कोई नहीं जी। लेकिन एक तरह से इन चीजों पर आंख बंद करके सवाल करना और चल देना ये भी उचित नहीं है। 121 लोगों की मौत हुई है, चाहे बाबा हो या प्रशासन का व्यक्ति हो, जो भी दोषी पाया जाएगा बचेगा जी। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगी, समय समाप्त हो गया, इसलिए आपका बहुत बहुत आभार कि आपने अपना कीमती वक्त दिया, स्ट्रेट टॉक के साथ जुड़े। और कीर्ति निधि पांडे जो समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता लेकिन सीमित समय के लिए जुड़े थे, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहते हैं। दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आपको इस कार्यक्रम से जुड़ी हुई कोई भी बात हम तक पहुंचानी है तो हमें लिखना ना भूलें। info@justbroadcasting.com या फिर neha@justbroadcasting.com पर भी आप ईमेल भेज सकते हैं। धन्यवाद।